हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज से हम लोग अंकित भाटी सर के यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए अभी हाल ही में ये बुक प्रकाशित किया गया है। इसे हम लोग शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए, पेट एग्ज़ाम देने वालों के लिए ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि इस बुक की विशेषता की बात किया जाए तो इस बुक में आप सभी को सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को पेज बाय पेज कवर किया गया है। सिलेबस के बाहर कोई टॉपिक इस बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग इस बुक को देखते हैं। इसमें हम लोग जीके, जीए और हिंदी के टॉपिक को करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसके हम लोग थ्योरी को करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं इससे वे इसी बुक में कवर किया गया है, उससे भी हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका बनाएंगे। तो आइए हम लोग क्रम से इसको देखते हैं। यह पुस्तक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और साथ ही में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें संकलित किए गए हैं। तो आइए इसके पाठ्यक्रम पे चलते हैं। ये अंकित भाटी सर के मार्गदर्शन में ये बुक प्रकाशित की गई है, जो पीटी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें विषय सूची की बात किया जाए तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया गया है वे सभी टॉपिक यहाँ पेज बाई पेज कवर किया गया है। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, जितने भी टॉपिक आप सभी देख पा रहे हैं ये सभी टॉपिक कवर किया गया है। और आज आइए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद हम लोग इसके क्रम से सभी टॉपिक को देखेंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। इस बुक में सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। पीटी के सभी सब्जेक्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे इसमें। आइए हम लोग अध्याय 1 के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए अब सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। फ्रेंड, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला प्रश्न है दिया है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा नगरी संस्कृति एक महान खोज थी। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो महान उत्खनन और अन्वेषक हुए, हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्हें उसका महत्व नहीं समझ आया। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो इसका उत्तर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। इन्हीं के विषय में ये बताया गया है। तो आप सभी समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का महत्व अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझ पाए थे। आगे देखते हैं। 1921 में जब भारतीय पुरातात्विद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, अगर प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की है, तो 1921 में भारतीय पुरातात्विद दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई है। नेक्स्ट है, एक अन्य इतिहासकार राखल दास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी द्वारा, वहीं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। इसमें इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह माना गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, तो यह सभ्यता संभवतः सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। आइए इसके भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। इसके भौगोलिक विस्तार की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार, सबसे उत्तरी विस्तार मांडा तक स्थित था, जो वर्तमान जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं दक्षिणी भाग तैमाबाद, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है,
वहीं इसका सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमी भाग सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कहाँ तक सीमित था, तो मांडा जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, ऐसे ही सभी दिशाओं के विस्तार को आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। इसमें अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो उत्तर होगा त्रिभुजाकार। आइए आगे चलते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण को देखते हैं। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है रेडियो कार्बन 14 के नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 के द्वारा किया गया है। वहीं काल निर्धारण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल द्वारा किया गया। उन्होंने 1921 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। आइए कुछ विद्वानों के द्वारा इसके काल निर्धारण को देखते हैं जो अपना अपना मत दिए हैं। तो इसमें जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया गया है। वहीं अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 2500 से 1500 ईसा पूर्व, जीसी गैंट के द्वारा 2350 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, फेयस सर्विसेज के अनुसार 2000 से 1500 ईसा पूर्व, रेडियो कार्बन डेटिंग जो अभी आगे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पीछे 2350 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व, और NCERT के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व, और DP अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारित समय अवधि बताया गया है। तो प्रश्न इन सभी में से किसी का भी पूछ सकता है, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन में प्राप्त मानव कंकाल हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माताओं के काल निर्धारण जो किया गया है उसका महत्वपूर्ण स्रोत मानव कंकाल है। मानव कंकाल से ही सिंधु घाटी सभ्यताओं के काल का निर्धारण किया गया है। आगे देखते हैं। इसमें साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी जिसमें कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थीं जो निम्नलिखित हैं। ये 4 प्रकार की प्रजातियां पहली थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, फिर नेक्स्ट थी भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलायड। ये 4 प्रकार की प्रजातियां मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में पाई जाती थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को देखते हैं जिन्होंने बताया है कि सिंधु सभ्यता का निर्माण किससे हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माता आर्य थे। वहीं गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन थे, व्हीलर के अनुसार दास एवं दस्यु थे, और राखल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। तो राखल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। आइए इसके आगे देखते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड़, ब्राहुई, सुमेरियन, बाहिक, असुर, दारू, आर्य आदि प्रजातियों से संबंधित बताया गया है, किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो जितने भी विद्वान बताए हैं उनमें अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल को देखते हैं। इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफ़गानिस्तान में मुंडी गाँव तथा सोर्तघोई जैसे 2 हड़प्पाई स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। आइए इसके प्रमुख स्थलों को देखते हैं। बलूचिस्तान को देखते हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता के कई पुरा स्थल स्थित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मकरान तट है। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। ये 3 स्थल हैं। पहला है सुतकांगेडो, जो दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। वहीं सुतकाको सादिकौर नदी के मुहाने पर स्थित है। वहीं बालाकोट बिंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। उत्तर पश्चिमी सीमांत की बात किया जाए तो यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती हैं, जो अफ़गानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थानों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु की बात किया जाए तो सिंधु में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जूडीरो जोदड़ो और आमरी, कोटदीजी, आली मुराद, रहमान ढेरी, राणा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। तो सिंधु के अंतर्गत ये सभी क्षेत्र आते हैं। बहावलपुर की बात किया जाए तो यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित हैं। इस मार्ग का नाम हाकरा है। इस स्थल का नाम कुंडवाला घेर है, जो प्रकृतः बहुत बड़ा है। राजस्थान की बात किया जाए तो यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थानों के निरंतर क्रम में है। माफ़ करिएगा, यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थानों के निरंतर क्रम में है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्घर कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। तो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है, इसे ध्यान दीजिएगा। हरियाणा की बात किया जाए, हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित बनावली है। इसके अतिरिक्त मिथातल, राखीगढ़ी तथा बालू नामक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। वहीं पूर्वी पंजाब की बात किया जाए तो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटला, निंघंग, चक्र 86, ढेर मजरा आदि पुरा स्थलों से सिंधु सभ्यता से संबद्ध पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा मैदानी भागों में 22 सिंधु पुरास्थल हैं, जिसमें से 14 कच्छ क्षेत्र में, शेष अन्य भागों में स्थित हैं। गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्रभारू, पाटन, रोजदी और भगवतराव, सुरकोतता, नागेश्वर, कुंतासी तथा धौलावीरा है। तो गुजरात में जो प्रमुख स्थल है, आप लोग रंगपुर, लोथल, सुरकोतदा और धौलावीरा, ये प्रमुख इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। ये सभी पुरा स्थल गुजरात क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र क्षेत्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र का दैमाबाद नामक पुरा स्थल से मिट्टी के कुछ ठीकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिरपरिचित सिंधु लिपि में कुछ लिखा मिला है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सिंधु सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसमें प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है, वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र मूर्ति का एक साक्ष्य जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है, वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसलिए महाराष्ट्र को भी इस क्षेत्र में माना जा सकता है। आइए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट स्थल को देखते हैं और उसके उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति को उसके देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा स्थल इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे।
यह स्थल पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो सिंधु का लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। सुतकांगे डोर की बात किया जाए तो इसके उत्खननकर्ता RL स्टाइन थे। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चनहुदड़ो की बात किया जाए तो इसके उत्खननकर्ता MG मजूमदार थे। यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव एवं BB लाल थे और यह अहमदाबाद काठियावाड़ा भारत में स्थित है। कोटदीजी की बात किया जाए तो फजल अहमद के द्वारा इसके उत्खननकर्ता थे। फजल अहमद के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़, इसके उत्खननकर्ता YD शर्मा थे। यह पंजाब में स्थित है। पंजाब, भारत के पंजाब में स्थित है। कालीबंगा BB लाल और BK थापर के द्वारा इसके उत्खनन किया गया है। यह गंगानगर राजस्थान में स्थित है। लोथल, यह SR राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यह अहमदाबाद काठियावाड़ा में स्थित है। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे। यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुरकोटदा, इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी थे। यह कच्छ गुजरात में स्थित है। बनावली, इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट थे। यह हिसार हरियाणा के हिसार में स्थित है। वहीं धौलावीरा, RS बिष्ट इसके भी उत्खननकर्ता थे। यह कच्छ कारण गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी की बात किया जाए तो इसके उत्खननकर्ता अमरेंद्र नाथ थे और यह हरियाणा में स्थित है। दैमाबाद, इसके उत्खननकर्ता का नहीं पता है, नहीं दिया गया है इसमें। इसके उत्खननकर्ता का पता नहीं चला है तो इसलिए इसके स्थान को हम लोग देख लेते हैं इसमें। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं देसलपुर कच्छ गुजरात में स्थित है। आइए इसमें नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके। आइए अब हम लोग सैंधव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं देखते हैं, जहां से प्रश्न ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप सभी ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष। तो आइए देखते हैं हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख अवशेषों को, जो प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। तो हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं अवशेष। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शवाधान पेटिका, संग का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीपल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष, स्वास्तिक, सीपी का पैमाना आदि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस पुरातात्विक स्थल से स्वास्तिक का प्रमाण मिला है, तो आप सभी का उत्तर हड़प्पा हो जाएगा। ऐसे ही अन्य का भी पूछ सकता है। तो आप सभी इसके सभी नामों को याद रखिएगा, सभी साक्ष्यों को। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के साक्ष्यों को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो किस हड़प्पाई सभ्यता का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो मोहनजोदड़ो का होता है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। तो मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था कैसी थी, तो जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में बृहद स्नानागार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नतर्की की मूर्ति, राजमुंद्रक, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष, ये सभी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पीटी के साथ साथ अन्य एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप सभी याद रखिएगा। आइए अब हम लोग चनहुदड़ो की बात करते हैं। चनहुदड़ो के प्राप्त साक्ष्यों को देखते हैं। तो इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। यह स्थान मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनके या सीप या फिर मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा हड़प्पाई क्षेत्र था,
तो चनहुदड़ो आप सभी का उत्तर हो जाएगा। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। तो ध्यान दीजिएगा, वक्राकार ईंट के साक्ष्य चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों को देखते हैं। तो यहाँ से चनहुदड़ो से कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह, अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी इत्यादि प्राप्त हुई हैं। आइए अब हम लोग लोथल को देखते हैं, लोथल से प्राप्त साक्ष्यों को। लोथल ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। तो बंदरगाह कौन सा पूरा स्थल था? तो लोथल था, इसे ध्यान दीजिएगा। लोथल से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में जहाज़ों की गोदी, डाकयार्ड, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र और 3 युगल समाधियाँ, अग्निवेदी के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जहाज़ों की गोदी और दिशा मापक यंत्र और 3 युगल समाधियाँ, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। अग्निवेदी के साक्ष्य, बहुत बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। ये सभी साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। आइए अब हम लोग कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों को देखते हैं। इसमें कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चला है। तो कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेष में आइए इसके अवशेषों को देखते हैं। तो इसमें कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को देखा जाए तो यहाँ से आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मोहरे, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड, शैल्य क्रिया, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियाँ तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये सभी कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बनावली की बात किया जाए तो बनावली में कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं हल की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने, तांबे के बाड़ाम, तिल, सरसों का ढेर, सेलखड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरे आदि साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूतकोटदा में घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घोड़े की अस्थियाँ सूतकोटदा से मिली हैं, जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। तो घोड़े की अस्थियाँ सिर्फ सूतकोटदा से मिली हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्रगार भी पाया गया है। तो सूतकोटदा से क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से घोड़े के अस्थि मिली हैं और कब्रगाह मिले हैं। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग स्थल और नदी को देखते हैं। इसके हड़प्पा ये रावी नदी पर स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। वहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, चनहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मांडा चिनाब नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रंगपुर सुखभादर नदी, रोपड़ सतलज नदी, बनावली सरस्वती रंगोई नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और सुध कांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित हैं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कौन से पुरा स्थल किस नदी के तट पे हैं, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार को देखते हैं। आइए अब हम लोग हड़प्पा काल में आयातित वस्तुएं एवं प्रदेश को देखते हैं। हड़प्पावासी कौन से वस्तु कहाँ से आयात करते थे उन्हें देखते हैं। तांबा की बात किया जाए तो तांबा खेतड़ी राजस्थान के और ओमान से हड़प्पावासी आयात करते थे। वहीं चांदी अफ़गानिस्तान एवं ईरान से। सोना की बात किया जाए तो सोना कर्नाटक और अफ़गानिस्तान से। टीन अफ़गानिस्तान ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मणि मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान एवं दक्षिण भारत से आयात करते थे। हड़प्पा कालीन
चार विशाल नगर ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा तथा धौलावीरा है। धौलावीरा 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। कृषि हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। हड़प्पा से मिली मोहरों से, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा तथा 2 हिरण विराजमान हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति पर जो चारों ओर विराजमान जानवरों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इससे आप सभी ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा और 2 हिरण विराजमान थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गाय और शेर का जिक्र नहीं किया गया है, जो एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है और यहीं सब गलत करते हैं, तो इससे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियाँ कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति में हुआ था। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग सिंधु सभ्यता के पतन के कारण को देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार हम लोग इसके पतन को देखते हैं। तो गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु का पतन बाय एवं आर्यों के आक्रमण से हुआ था। वहीं जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके के अनुसार बाढ़ एवं भूकंप आने से सिंधु का पतन हुआ था, सिंधु सभ्यता का। वहीं आर.एल. स्टेइन एवं अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन से, M.R. साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन से और K.U.R. कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा से। वहीं जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है। तो इन सभी के विद्वानों के
उत्पतन के कारण आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है इन लोगों के नाम देकर, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वैदिक संस्कृति शुरू होता है। तो आइए हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैदिक संस्कृति को देखेंगे।